अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। पनामा केस का फैसला और फैसले की घड़ी आज है। चंद ही घंटे बचे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से फैसला सुनाने वाली है। पनामा केस का जो मामला है ये पनामा लीक्स में सामने आया, उसके बाद सड़कों और पार्लियामेंट से होता हुआ बिल आखिर अदालत पहुंचा और आज अदालत को इस हवाले से फैसला करना है। बहुत से आम सवालात है। क्या नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी? क्या इमरान खान अपना केस जीतेंगे? क्या अदालत आर्टिकल 62-63 के हवाले से कोई फैसला देगी? क्या कतरी शहजादे के खत के बारे में अदालत कुछ बताएगी? क्या मरीम नवाज के जेर कफालत होने का मामला तय पाएगा या नहीं? और क्या वजीर आजम ने गलत बयानी की या नहीं? और फिर जो सबसे आम सवाल, लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल क्या साबित होगी या नहीं? ये आम सवालात हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अदालत आज इन पर फैसला दे सकती है। ये हमारी आज टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन है, पूरा दिन चलेगी। पूरा दिन इस हवाले से आप तक तजिए पहुंचाते रहेंगे। हमारे जो एंकर पर्सन हैं वो यहां पर स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे, रिपोर्टर्स हमारे फील्ड के अंदर हैं, उनसे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आज इस ट्रांसमिशन को हम अभी शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ जो स्टूडियोज में लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। आसमा शराजी साहबा एंकर पर्सन है फैसला आपका, और मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है शौकत पराचा साहब, एंकर पर्सन आज टेलीविजन, ब्यूरो चीफ भी है हमारे, प्रोग्राम करते हैं रूबरू, और उनके साथ मुनीज़े जहांगीर स्पॉटलाइट प्रोग्राम करती हैं, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आसमा आपसे शुरू करूंगा। मेरा ख्याल है मिलजुल के बात होगी तो ये आज अदालत को, क्योंकि तकरीबन ये पिछले 6 माह का जो था, 6 माह जो है ये सड़कों और पार्लियामेंट में रहा मामला, और फिर 6 महीने तकरीबन जो है वो इसने अदालत में गुजारे हैं। कितना अहम है कोर्ट के ऊपर इस वक्त? आपको क्या लगता है कितना प्रेशर था इस फैसले को लेकर? क्योंकि ये एक सियासी मामला है और हमारी जो अदालतें हैं वो जब भी सियासी मुकदमात में पड़ती हैं तो वो उस हवाले से अक्सर जो फैसले आते हैं वो उन पर तनकीद भी होती है और कुछ लोग जो है अप्रिशिएट भी करते हैं। वैसे इसमें एक तो सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और इसके साथ साथ हमारी ये ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी और सब देखेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन जो असल बात है इस फैसले के हवाले से कि ये इतने तवील इंतजार के बाद आ रही है। लाहौर में पाकिस्तान भर में कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बेहतरीन सट्टा इस वक्त लग रहा है। अच्छा। और बाजार गर्म है सट्टे का, और हम भी अभी आपस में मशवरा करेंगे कि क्या कौन किसके क्या ख्यालात हैं ब्रेक में, और उसके ऊपर सट्टा नहीं लगाएंगे लेकिन कम से कम मिठाई विठाई की बात हो सकती है। एनीवेज मगर ये सट्टे वाले सट्टे तो टॉस होता है ना कि या जो क्रिकेट मैच की तरह या एक टीम जीतेगी, इस वक्त क्रिकेट मैच नहीं, मगर इसमें आपको लगता है कि ये सिचुएशन आएगी कि या मुकम्मल तौर पर जो है वो नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल जाएगी या इमरान खान अपना केस जीत जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि बैन फैसला आएगा, और मेरा अपना ख्याल है जो हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि बाय बुक बहुत सारे लोग कह रहे हैं जाए तो शायद फैसला वजीर आजम के हक में हो और उनके खानदान के खिलाफ हो। लेकिन अगर बाय बुक ना जाए तो फिर जैसे आपने कहा प्रेशर इतना है, और जैसे कहते हैं कि एक कब्र 2 जनाजे हैं, और या जनाजा कानून का होगा या नून का होगा। इतना प्रेशर इस अदालत के ऊपर, एग्जैक्टली इस अदालत के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया गया है कि मुझे नहीं लगता कि वो ये सोचे बिना फैसला करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हर 2 सूरतों के ऊपर, हर 2 सूरतों के अंदर दमादम मस्कल अंदर होगा। राजा साहब, जजेस के जहन में कहीं ना कहीं बात ये जरूर है कि वो जो भी फैसला देंगे उन पर तनकीद होगी, और मेरा ख्याल है समाअत के दौरान बार बार उन्होंने अपने रिमार्क्स में भी यही कहा। आपके इस पर क्या टेक है? अदालत के सामने जब सियासी मामला आता है तो फिर अदालत के लिए कितना मुश्किल काम हो जाता है? पहली बात तो ये है कि जो बात हो रही है सट्टे वाली, देखिए प्रे क्या है इन सारी पिटीशन में? प्रे ये है कि वजीर आजम के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हाँ। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए, नाअहल करार दिया जाए। अगर तो वो नाअहल नहीं होते तो फिर देखे ना फिर मिठाई बनती है किसी की और किसी को देना बनता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वाहिद नुक्ता जो है जिस पर फतह या शिकस्त का फैसला होगा वजीर आजम की नाअहली होगी। आपने स्टेक्स बहुत ऊपर ले गए हैं। नहीं है, इसी केस में है यही चीज, यही है टोटल केस ही है। मैं इख्तलाफ करता हूँ, मेरा ख्याल है नीचे भी बहुत सारी चीजें, बाकी कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ये सही कह रही है मसलन, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि प्रे जो मांगा गया, और हर तकरीर में, हर स्ट्रीट एजिटेशन में, हर स्ट्रीट अपराइजिंग में कहा गया
कि वजीर आजम ने झूठ बोला है, वजीर आजम ने मनी ट्रेल नहीं दिखाई, असासे नहीं दिखाए उन्होंने। वजीर आजम के खिलाफ जो शेख रशीद वाली पिटीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 62-60 यानी प्योरली वजीर आजम के खिलाफ, इसलिए कि अगर वजीर आजम बच जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून की फतह है जो नून और कानून की आपस में आ रही है। अगर वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं, मसलन नैब चेयरमैन के खिलाफ कर लें, आप स्टेट बैंक वाले के खिलाफ कर लें, आप FBR वाले, वजीर आजम नवाज शरीफ को क्या फर्क पड़ता है? परवेज रशीद चले गए, वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी हुकूमत चला रहे हैं। अच्छा। अब जजेस वाली बात है, परवेज रशीद का देखिए यहाँ पर उनके बच्चों का मामला है पराजा साहब, बच्चों का जो मामला है वो मेरे ख्याल है परवेज रशीद के मामले से या किसी और के मामले से मुख्तलिफ होगा। मरियम साहिबा जो कि जानशीन है, एरेस टू द थ्रोन, उनका मामला है। देखिए प्रे बच्चों पे नहीं ली गई। हाँ। इस वक्त जो कंटेंशन है वो है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ, कि वो चले जाएं जी। मरियम तो कोई ओहदेदार तो नहीं है ना अभी फिलहाल, आप अभी की बात कर रहा हूं ना। उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन दोनों ओहदेदार नहीं हैं। ओहदेदार कौन है? वो वजीर आजम जिनका नाम मियां नवाज शरीफ है। अब मैं दूसरे टारगेट वो आप डार साहब वाले केस को माइनस है। देखिए फिर आप मुझे कहते हैं कि दरमियान में कुछ नहीं है, दरमियान में कुछ नहीं है। डार साहब वाला केस भी तो है ना, उसमें तो शहबाज शरीफ भी है। डार साहब वाला केस तो दोबारा खुल सकता है ना, मैक्सिमम दोबारा खुल सकता है। जो तौफीक केस है हुदैबिया पेपर मिल्स वाला, वो दोबारा फिर लीगल प्रोसेस चलेगा। अच्छा, वैसे मुनीज़ बहुत खामोशी से वही पूछने वाला है। खामोश इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि जाहिर है हम ऐसी बातें भी करते हैं जो लोग सुनना भी चाहते हैं, जिसे न्यूज में हम हैं तो जाहिर है वो करनी तो पड़ती है। मगर मेरा ख्याल है कि एक और संजीदा बात भी हो जाए, बोरिंग होगी मगर संजीदा है, उसके अंदर ये आपने भी थोड़ा सा कानून बात नहीं, हमने बहुत से संजीदा बहुत, हाँ, मगर देखिए बात असल में ये है कि अगर आप कानून को देखें तो अगर आप वकला बरादरी से भी बात करें या कानूनदानों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि इस केस के जरिए जो इनकी ऑब्जर्वेशंस आएगी उसके ये तयन हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस की हद कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। अगर आप देख लें 184(3) कहता है कि क्या एग्जीक्यूटिव बालातर होगा या सुप्रीम कोर्ट बालातर होगा, और उसके ऊपर भी फैसला होगा कि नहीं होगा। इसके ना वजीर आजम का जाना ना जाने से ये हट के मैं बात कर रही हूँ। उसके लामहदूद वो कितने लामहदूद कि वजीर आजम भी जा सकते। थोड़ा सा मैं बात कर लूं, आर्टिकल 66 के ऊपर भी बात होगी। आर्टिकल 66 के अंदर ये बात है कि जो आपका मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, जब वो एक फ्लोर के ऊपर आके अपनी बात करता है तो उसको किस हद तक इस्तिस्ना हासिल है, किस हद तक वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा उठा सकता है, इम्यूनिटी कहां तक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमारी जो आला सुप्रीम कोर्ट है, और अगर आप अपने जजेस को देखें, जो जजेस इधर हैं ये पुराने मंजे हुए जजेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी इन्होंने तालीम याफ्ता जजेस हैं। आपके कुछ ऐसे जजेस हैं जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड गए हुए हैं, तो इन्होंने लॉ एकेडमिकली भी बड़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी ये जो कहा जा रहा है कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फैसला होगा। देखिए 184 को 20 साल पहले ही आया था और 20 साल में इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। जो असल हमने इसका इस्तेमाल देखा 184 का, वो पिछले कोई इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल ज्यादा, मगर अब जो मुनीज़े बात कर रही है कि ये बड़ा नोट करिएगा कि जो जस्ट ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत सारे लोग कह भी चुके हैं मगर दोहराना भी बहुत जरूरी है। जो जस्टिस खोसा है उनकी ऑलरेडी एक जजमेंट यहाँ पे है जो है 62(1)(f) के जरिए। अगर आपको याद होगा तो इसाक खाकवानी ने एक पिटिशन दायर की थी और ये कहा था कि वजीर आजम साहब ने मिस स्टेटमेंट की है कि जब यहाँ पे धरना हो गया था तो उन्होंने वजीर आजम ने कहा था कि हमने कम अज कम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं कहा था कि वो गारंटोर बने। उसके खिलाफ इसाक खाकवानी साहब PTI के सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया था कि 62(1)(f) वजीर आजम के ऊपर नहीं लगता। तो अब ये देखना बड़ा ही इट विल बी वेरी ट्रिकी टू सी कि will he go against his earlier judgment। You see, that is interesting। देखिए 184 का जो है वो इस्तेमाल पराचा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्यादा हुआ, मगर ये जो सारे नुकात है ना
कि 184 का स्कोप क्या है, क्या उसमें इंक्विजिटोरियल जो है वो जुडिशरी जा सकती है, क्या उसमें 62, 63 जो मेरे लिए सबसे आम मामला है, वो 62, 63 की एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्ट जो भी बात करेगी कि क्या वो अप्लाई होता है। सारा मैं कह रहा हूँ सारा केस है ही उसी पे। सारा क्योंकि आपको याद होगा जब इसको वाइंड अप कर रहे थे ना, जब फाइनल रिमार्क्स जब दिए और इसको उन्होंने कहा कि हम फैसला महफूज करते हैं और तफसीली फैसला देंगे, उस वक्त जो तीनों जो जिन्होंने प्रेयर्स की प्ली किया है, वो तीनों ने आके ये कहा कि हम ये चाहते हैं क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि वहां पे अपार्टमेंट्स हैं, ये जायदाद है और उनकी बेटी के है जो डिपेंडेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो पेपर्स सबमिट कराए गए थे उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर बड़ी आम चीज है जो कि मेरे लिए वो है डॉक्यूमेंट्स, जो अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स का पूरे केस के अंदर जिक्र रहा, उन पर आज फैसला होगा। उनमें से सबसे आम तो कतरी लेटर है, ठीक है, उसके बाद फिर मुनर्वा वाली ईमेल्स हैं जो इन्होंने सबमिट कराई, फिर उसमें तारक शफी का जो है वो एफिडेविट है, और फिर जो इसहाक डार साहब का जो बयान जो कि पीटीआई की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि ये डार साहब ने जो है वो ये बयान दिया था। ये कितना इन पर स्टेटमेंट आना, इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होंगे, क्योंकि आज इन स्टेटमेंट्स के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कोई सच्चा या कोई झूठा निकलने वाला है। इस पे तो कोर्ट ने पहले ही ऑब्जर्वेशन दे दी। उन्होंने कहा कि 26,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें 99.9% फारिग हो जाएंगे, यानी जो वेरोसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है सारे मतलब यही तो जो सारा सस्पेंस है कि ना इधर वाली साइड कुछ प्रूफ कर सकी ना इधर वाली, और ये अदालत ने कहा भी कि दोनों छुपा रहे हैं। चार के हवाले से ये जो चार मैंने चीजें बताई, इन पर तो अदालत कुछ ना कुछ तो फैसले के अंदर कहेगी। ये जो चार चीजें, मुनीर मैं आपसे भी जरा पूछूंगा कि ये जो चार है, इन पर पॉलिटिकल इंपैक्ट इन चारों का कितना रहमान, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो अदालत ऑब्जर्वेशन देती है हम उसको अहमियत देंगे या जो जजमेंट देती है उसको अहमियत देंगे। अगर आप माजी में देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब की जब अदालत अलग होगी, ऑफ कोर्स जजमेंट ऑब्जर्वेशन से हो सकती है ना, ऑब्जर्वेशन अगर आज तो फैसला आएगा ना, एग्जैक्टली, मगर उसके अंदर आपकी जो डिटेल जजमेंट होगी उसके ऑब्जर्वेशंस भी होंगी और एक एक पेज जो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि इस जजमेंट होगी ना, इस अदालत ने तयन करना होगा कि उसकी हदें क्या प्रेडिक्शन है। वैसे बड़ा लंबा फैसला है और आपको बड़ा टाइम लगेगा ये फैसला पढ़ने में। मुझे तो ये भी पता चला है कि एक हमारे जो जज है उन्होंने अपनी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है वो जजमेंट लिखी है, उन्होंने लिखवाई भी नहीं, किसी को टाइप भी नहीं इतनी हद तक गए। मगर आसमा इसके अंदर इंटरेस्टिंग ये होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या आती है और जजमेंट। माजी में देखें तो इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन जितनी सख्त होती थी उसे आप उम्मीद करते थे कि जजमेंट ही आएगी, मगर जजमेंट कुछ और आ जाएगा। फैसले तो इफ्तिखार चौधरी के बड़े सख्त होते थे, प्राइम मिनिस्टर एक हटा दिया उन्होंने। ये जो ऑब्जर्वेशन और जजमेंट वाली बात है, जुडिशल कमीशन था इलेक्टोरल उस पे जो 2013 के इलेक्शन की धांधली के लिए, उसमें कम से कम 40 पैराग्राफ्स ऐसे थे जो बहुत ही हार्श थे अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शनियरिंग। बाद में जो पीटीआई लेके ऐसे नहीं पीटीआई लेके जाए या ना जाए, वो थे बहुत हार्श ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन जजमेंट वाला पैरा था कि दिस वाज रिफ्लेक्शन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। नहीं, और उसने ये भी कहा सिस्टम, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जगह इरेगुलरिटीज हो सकती मगर सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं हुई। तो बड़ी जजमेंट जो आप कह रहे हैं कि 40 पैराग्राफ थे जो कि इलेक्शन या इलेक्शनरिंग प्रोसेस के खिलाफ थे, बट जजमेंट वाला पैरा जो कंक्लूजन था वो उन इलेक्शन को लोगों की विल करार दे दिया। दो सवाल है छोटे छोटे मासूमाना, जैसे हमारा दोस्त वसीम कहा करता है, तो मासूमाना सवाल ये है, नंबर 1, अगर प्राइम मिनिस्टर के हक में फैसला आता है तो क्या होगा? मगर आसमा मेरे भी दो छोटे छोटे सवाल। मेरी जान केस क्या है? अच्छा, केस ये है कि वजीर आजम को नाअहल किया जाए या केस ये है कि वजीर आजम सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? ये केस है। मैं आसमा और की बात से तो पहले मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि दरमियान में और बहुत सारी चीजें होंगी जिन पर देखिए मैं आप जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है मैं उसकी बात कर रही हूं। मनी ट्रेल का अगर साबित नहीं होती, चले वजीर आजम क्लियर भी हो जाते, मगर मनी ट्रेल अगर लंदन फ्लैट्स की साबित नहीं होती तो अगला इलेक्शन इन दोनों पार्टियों ने, तहरीक इंसाफ ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी, इस फैसले आज जो फैसला आ रहा है इस फैसले की बुनियाद और पीपल्स पार्टी ने भी, बाय द वे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है इस मैच में 12वां खिलाड़ी है। पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल के 12वां खिलाड़ी, नहीं वो मेरा ख्याल के 12वां खिलाड़ी, कोई इंजर हो जाए तो वो कोई आ जाए मैदान में, मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा
करें? पार्टी का कोई? देखिए मेरा ख्याल इसलिए है कि पीपल्स पार्टी इज इररिलेवेंट। लेट्स हियर हर आउट। पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के एक दूसरे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी के बगैर इमरान खान साहब अगर सड़कों पे आते हैं तो वैल्यूलेस केस से क्या ताल्लुक है? शीज़ गॉट अ पॉइंट, शीज़ गॉट अ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। पीपल्स पार्टी अगर इस केस के बाद इमरान खान साहब के साथ मिल के आती है सड़कों के ऊपर तो वो ज्यादा पावर होगी। अगर इमरान खान अकेले आते हैं तो कोई पावर नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, सेनेट इलेक्शन को इग्नोर मत करें जो कि जल्द आने वाले हैं मार्च में। उस इलेक्शन के ऊपर सारी गेम लगी हुई है इस वक्त। क्यों इमरान खान साहब घर बैठे चुप करके? इमरान खान साहब के लिए इसलिए बैठे कि उनको केपीके के अंदर से अपनी सेनेट की नशिस्तें चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इररिलेवेंट है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप इसी महीने में बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं। मसलन ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो जाए ताकि वो 1-on-1 फाइट करें नवाज लीग के साथ। फिर झेलम वाला इलेक्शन, फवाद चौधरी वाला इलेक्शन या चीचा वतनी वाला इलेक्शन था क्या, जो हार और जीत का डिफरेंस था वही पीपल्स पार्टी का वोट था। साहब जो पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट से मुझे ब्रेक लेनी है, मगर आप मुझे एक ब्रेक ले दें। मगर जो पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है वो सिर्फ आसिफ जरदारी साहब के दोस्तों का मामला है। जो इमरान खान ने अगर इत्तेहाद करना होता आसिफ जरदारी से, शोर मचा रही है इमरान खान ने अगर आसिफ जरदारी से इत्तेहाद करना होता और बड़े मौके आए थे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई या इमरान खान और पीपल्स पार्टी जो है वो इकट्ठे हो सकते। चले, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आप पनामा केस पे रहे ना, आप उधर पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? पनामा केस पे बात करेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। पनामा केस का जजमेंट डे और अब चंद ही घंटे बचे हैं जब इस केस का फैसला सुनाया जाना है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, सियासी मुस्तकबिल जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं उनका क्या होगा, और 2018 तक जो इलेक्शन कैंपेन है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, ये आज पता चलेगा कुछ ही घंटों में। मुनीज़े, हम ब्रेक पर जाने से पहले हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से तो काफी बात कर ली। अब मैं चाहता हूं जरा इस केस पे रहे। बड़ी बात हो रही थी जो बॉडी लैंग्वेज है। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है, मेरा ख्याल है हर सियासी जमात करती। उन्होंने कहा देखें मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की तरफ से बड़े ऐसे बयानात आ रहे हैं जो अदालतों को जो ऐसा लग रहा है जैसे वो अदालतों के हवाले से उन्होंने धमकी आमेज रवैया रखा हुआ है। फिर हमने देखा लाहौर में जो है वो बैनर लग गए। कुछ ने कहा कल वो वजीर आजम गए, वो भी बड़े परेशान, पता नहीं है वो गर्मी की वजह से परेशान थे। बारह उन्होंने कहा जी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। डू यू रीड दैट? आपको ये लग रहा है ये सब चीजें जो है ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नून लीग को यह एहसास है कि उनके हवाले सियासी तौर पर कोई ऐसी लाइन आ सकती है, कोई ऐसा फैसला आ सकता है जो उनके लिए नुकसानदेह हो? देखिए रहमान, नून लीग परेशान तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसलिए चूंकि उनकी क्रेडिबिलिटी का और उनके जो कायद हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान तो होगा। आप जैसे मर्जी इस जजमेंट को देख ले, मगर ये सवाल तो उठेगा। और जो कतरी लेटर है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो कि हम सब जिस तरह के वो करते रहे हैं, जाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हर सुनवाई के अंदर हम जाते रहे हैं, तो इसके अंदर मैं भी हर जाती रही हूँ और हमारी बात भी होती रही लॉयर से भी, वकीलों से भी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बाहर जो इन्होंने बयानात दिए वो तो सब कुछ देखा, जो अंदर हो रहा था वो भी बड़ा दिलचस्प था। अच्छा। जो वकील हैं मियां साहब के, मेरा ख्याल में जो प्रोफेशनल वकील हैं वो ये समझते हैं कि इन्होंने कतरी लेटर दे के गलती कर दी। जो प्रोफेशनल वकील हैं वो ये समझते हैं, जो नून लीग की तरफ है वो ये समझते हैं कि कतरी लेटर दे के इन्होंने गलती कर दी और ये एक बहुत बड़ा लीगल ब्लंडर था। ठीक है, अब ये वो इस बात को मेरा ख्याल है एक एहसास है। दूसरी तरफ से आपने कहा कि जी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज नून लीग जाहिर है मैंने कह दिया परेशान है, मगर अगर आप पीटीआई की तरफ देखें तो हर हेयरिंग के अंदर इमरान खान साहब खुद वहां पे पेश होते थे। और अब तो इमरान खान साहब जिसे कहते हैं तस्बीह लेके भी पहुंचे होते थे, और जिस तरह ही उनकी, बल्कि एक आर्टिकल भी बीबीसी ने लिखा कि जिस तरह ही वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते थे जजेस साहब, तो उनकी तस्बीह और तेज हो जाती थी। और जब भी वो जजेस कुछ बोलना शुरू करते थे तो मैं देखती थी कि जहांगीर तरीन साहब जो हमेशा इमरान खान के साथ ही होते थे, वो उठ के खड़े होकर सामने जाके जजेस के सामने पेश हो जाते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब नून लीग से ज्यादा पीटीआई ने अपना जो फ्यूचर है या अपनी जो एक बेट है वो इस पूरे केस के ऊपर प्रेशर आपको लगता है पीटीआई पर ज्यादा है
अगर कोई फैसला आता है तो पीटीआई प्रेशर होगा कि उनका जो कायद है वो हर हेयरिंग के अंदर जा रहे थे। अब एक लीडर जिसके पास इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हो, वो हर हेयरिंग में 4-5 घंटे रोज के जाके बैठ जाए तो जाहिर है अगर यही केस तो इमरान खान का होता या इसी तरह से इमरान खान की क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन का फैसला होना होता तो फिर मेरा ख्याल है फिर शायद पीटीआई पे मैं इस तरह समझता हूं नून लीग पे ज्यादा प्रेशर है क्योंकि ये नवाज शरीफ के हवाले से केस है। अच्छा आसमा जी, क्योंकि मेरा ख्याल में दोनों के ऊपर प्रेशर है क्योंकि वो पिटिशनर है, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर आज फैसला इस तरह आ जाता है जहां नून लीग कहती है कि जी हमारी जीत हुई है, तो फिर पीटीआई की इट विल बी अ लूजिंग ऑफ फेस इन फ्रंट ऑफ द अदालत के सामने। तो ये कानूनी मामला है। इससे एक रिलेटेड देखें, आप ऐसे हम बात कर रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट में जैसे लोग हर चीज 10 साल याद रख रहे हैं। ये कल जो प्रेशर था धरने वाला वो किधर गया? आज को याद है किसी को? या उससे ज्यादा प्रेशर ये है, देखिए हालात वाकयात बदलते रहते हैं। ये पनामा अचानक आ गया, वरना तो हम धरने को इसी तरह बैठ के डिस्कस किया करते थे। यू नेवर नो ये बिजली लोड शेडिंग में क्या हो जाए समर में, कि लोग जो आप कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ा जाएगा, अभी बड़ा फर्क है, बड़ा फासला है। जो इलेक्शन का शेड्यूल है और आज की डेट में बहुत फासला है। इस फासले को भी हमने सामने रखना है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कोई ऐसी इशू बन गया है। आप देखें, मैं कहता हूँ मुझे रहमान साहब बड़ा इशू की बात कर रहे हैं, बड़े इशू की बात कर रहे हैं। ऐसा इल्जाम है कि करप्शन से पीछा या उस पर पब्लिक इमेज बड़ा इशू आप कह रहे हैं, बड़ा इशू कह रहे हैं आपके मुल्क में। ये बड़ा इशू देखिए बड़े इशू की बात कर रहे हैं। आपके मुल्क में अगर सेक्रेटेरिएट में जाते हुए आपको तिलाशी देना पड़े चंद प्राइवेट लड़कों को, वो बड़ा इशू है या ये बड़ा इशू है? अच्छा, उस वक्त तो 4 महीने आपकी रियासत बंद हो गई थी। अच्छा, मेरे ख्याल चले अभी मैं पढ़ रही थी अनवार हाशमी साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ है लाहौर के, वो ये कह रहे हैं जी आज पीएमएलएन ने 3-4 जगहों पे लाहौर में प्रोटेस्ट प्लान किया है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम हाशमी साहब को ले लें तो मेरा ख्याल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, ये फैसले के हर 2 सूरतों में मैंने कहा था दमादम मस्कल अंदर होगा। अगर पीटीआई के हक में फैसला किया वैसे जलसे की परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत की दरखास्त दी है। आज 4 बजे उनका इजलास भी है, इसी सिलसिले में फाइनल वो करेंगे। रात पीपल्स पार्टी का बड़ा लंबा चौड़ा वो है, और मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत जल्द पीटीआई का जो नुक्ता निगाह है वो मियां साहब से हटके जरदारी साहब पे आ रहा है। अच्छा, तो जरदारी साहब के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किए जाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की इत्तला दे रही हूँ। और अगर और ये सुने ये इत्तेहाद तो वही तो मैं कह रही थी, पीपल्स पार्टी के बिना आप क्या करेंगे? ये कौन करवा रहा है? तलागंग में इनके कैंडिडेट को पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी। खान साहब गए तलागंग में, अच्छा प्लीज मुझे पूरा जुमला इत्तेहाद की ख्वाहिश का इजहार कर चुके, मगर इमरान खान ने नहीं किया। मुझे पूरा जुमला कर तो दोनों नुकसान उठा रहे हैं। देखिए मैं पूरा जुमला मुझे प्लीज करने दे, उसके बाद बेशक आप लोग बोले। ये कि 15,000-20,000 की लीड है, 9,000 की पिछले इंतखाब में थी। ये 10 से 11,000 वोट अगर पीपल्स पार्टी का नहीं है तो ये किसका था जो कि पीएमएलएन को मिला है? देखिए पीपल्स पार्टी इस वक्त पीएमएलएन को नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, पीटीआई को नुकसान पंजाब में जरूर पहुंचाएगा। हर हल्के में अगर वो 10 से 12,000 वोट अपना काट ले तो आप आई गेट योर पॉइंट। अभी तो खैर उनके वोट निकल रहे हैं, अभी उनके वोट जिमनी इलेक्शन देखे ना तो वो 100 में 800-600 वोट निकल रहे हैं। मैं यासिर नजर जरा साथ है कोर्ट के बाहर हमारे रिपोर्टर, लेकिन एक और मेरे पास बहुत बड़ी खबर है, वो मैं आपको बताऊंगी। चलो इसके बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यासिर, आप कोर्ट के बारे क्या हालात है उधर भाई? अभी तक तो सुनसान है। जी बिल्कुल, हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं। पहले जब 8 बजे यहाँ पहुँचे थे उस वक्त जो नाके लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, वहाँ पर खासी रश दिखाई देती थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट जो लोग हैं उनको आने में दुश्वारी का सामना था, क्योंकि रेड जोन के जितने भी दफातर थे वो खुले हैं, तो इस वजह से लोगों की कड़ी चेकिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद मुश्किलात थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल भी आप मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और
बाहर तैनात की गई है। 500 के एहलकार जो हैं हाता अदालत और इसके इर्द गिर्द में जो पुलिस के तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो रेड जोन का पूरा इलाका है इसमें 1500 एहलकार जो पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं शहर भर में भी किए गए हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर बताएं कोई सियासी अकाबरीन तो अभी तक नहीं पहुंचे, मामूल के केसेस भी चल रहे हैं। साथ साथ क्योंकि 1 बजे तक का वक्त है, उसके बाद वो निपटा दिए जाएंगे। और जो यासिर ये पता है कि कोर्ट नंबर 1 कब फारिग होगी, क्योंकि कोर्ट नंबर 1 ने फारिग होना है तो दूसरे केस ने आना है। ये जो बड़ा केस है वो कितने बजे फारिग होगी? जी बिल्कुल, कोर्ट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो वहां पर तो आने जाने के लिए किसी की इजाजत नहीं है 1 बजे, क्योंकि 2 बजे वहां से फैसला होना है। तो उस वक्त सिर्फ उन लोगों को वहां एक्सेस है जिनको पासेस इशू किए गए। साहब जो है वो साथ मौजूद है, आपने क्योंकि आपकी ख्वाहिश पे उन्हें मिलाया गया है तो खबर बड़ी है भाई। हाशमी साहब आपका मैं मैसेज देख रही थी, बड़ा जबरदस्त ये आपने फेंका कि भाई आज 3 प्रोटेस्ट है। मैं तो ये इस पे हैरान हूं कि ये खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए होंगे या एहतजाज के लिए होंगे? आपको अंदर की खबरें क्या पता चल रही है PMLN के जो लोकल विंग्स हैं उनसे? या यकजहती के लिए होंगे? हाँ जी आसमा, यकीनन अगर जो फैसले पे जो रिएक्शन सबसे बड़ा आएगा वो यकीनन लाहौर से आएगा। तो अब तक जो हम कल से और आज से मुस्लिम लीग नून की तैयारियां देख रहे हैं, हाँ। उसमें एक लाइन तो ये हमें समझ आती है कि इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की जो तैयारियां जिस अंदाज में हैं कि वो फैसले से अभी तक वो भी उनको भी कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि दोनों पहलुओं से तैयारी की गई है। एक तो लालक चौक के लिए कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत की गई है, जो कि PTI का एक सिंबल होता है एहतजाज करने का। रहमान अजहर साहब भी जानते हैं कि लालक चौक को जो है वो लाहौर कैंट और साद रफीक साहब का हल्का, लिबर्टी चौक और लाहौर प्रेस क्लब, कारकुनों को मुकम्मल तैयारी के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी गई और हर डिस्ट्रिक्ट पे भी कह दिया गया है। उनको बैनर भी पहुंचा दिए गए हैं, पोर्ट्रेट की तादाद में प्रिंट करके उनको पहुंचा दिए गए हैं दफातर में। और इसी तरह PTI जो है वो गार्डन टाउन में अपना लाइव जो है टीवी पे फैसला सुनेगी और उनके कारकुनों को भी बुलाया गया है। हाशमी साहब ये बताइए कि फैसला आना है 2 बजे, 4 बजे ये गैदरिंग है। हम इसको क्या कहें? क्या ये मतलब है अर्ली वार्निंग है, ऐलान कर दिया गया कारकुन इकट्ठे हों, अगर फैसला जश्न होगा, अगर फैसला मियां नवाज शरीफ के हक में आता है तो फिर भी हम उसको एहतजाज कहेंगे या उसको हम फतह का जश्न कहेंगे? थोड़ी सी वहां पर क्या फीलिंग्स हैं? जी बिल्कुल, फीलिंग जो जाहिर है कि इतनी ओपन तो इंस्ट्रक्शन नहीं होती। अगर तो फैसला फेवर में आता है तो फिर भी मियां साहब के साथ इजहार यकजहती का टाइटल दिया गया है। इजहार यकजहती करेंगे। और अगर फेवर में नहीं आता है तो फिर भी इजहार यकजहती के नाम पे PTI के जो जश्न है उसको सड़कों पे काउंटर किया जाएगा। उसके मुकाबले में रैलियां सामने आएंगी। PTI लाहौर में किधर किधर है, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने ये मैच देखने का बंदोबस्त किया है? आप बता रहे थे स्क्रीनें लगाई हैं, नहीं सुना। अच्छा, मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा केस पर जरा वापस आ जाए या अभी सियासत पे बात करनी है? मगर रहमान, एक चीज बड़ी मजेदार है, वो ये है कि फैसला यहाँ पे आएगा इस्लामाबाद के अंदर, मगर शो ऑफ स्ट्रेंथ दोनों पॉलिटिकल जमातों के लाहौर में होगा। लाहौर की लड़ाई हो रही है, लाहौर की लड़ाई है कि सारी पार्टी इस दफा धरने थे या ये थे, जमान पार्क है, मॉडल टाउन है, रायमंड है, सब लाहौर है। मुझे मौका देखिए वो तो करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो बड़ी सिंपल है। आप पंजाब जीत लें, आप पाकिस्तान में हुकूमत बना लेंगे, फेडरेशन में आप लाहौर आ गया, तब लाहौर की लड़ाई चल रही है। ये सारे छोटे सूबों, इस्लामाबाद में इस वक्त जो बड़ी मैं बात कर रही थी, ये तो खैर बहुत दिन पहले भी हुआ, लेकिन जो अभी बात हो रही है वो -3 की बात हो रही है। मतलब -3 पहले -1 था, फिर -2 पे आया, -3 की बात हो रही है। तो हो ही गया ना, और -1 हो गया। -2 जो है वो इस पोस्ट पानामा होगा। पानामा में अगर कोई -2 होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद -3 आएगा। उसके लिए PTI का जो एहतजाज की वो सारी है उसको आप लिंक कर सकते हैं। सो मैं कोई वो बिल्कुल साफ बात है कि अगर आज -2 हो जाता है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि
पाकिस्तान जो पराचा साहब ने बात की कि भाई बड़े बड़े फैसले आते हैं, धरना जो था वो शायद इससे भी बड़ा था, मगर फिर हम भूल गए 2 महीने बाद। मगर कुछ आपको लगता है कि ये आज इतना बड़ा फैसला आने वाला है कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो अभी आने वाली जो पॉलिटिकल तारीख है, सियासी तारीख है, वो बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा। इसका इतना इम्पैक्ट होगा, फिर मुनीस है, इसका इतना इम्पैक्ट होगा इस फैसले का कि आपके अगले इंतखाबात, आपके इसके हवाले से आपका बजट आ रहा है आगे, आपकी जो इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, एनएसए अमेरिका का अभी गया हो के क्यों गया आपकी स्टॉक मार्केट जुड़ी है, और ये शायद वो वाहिद केस है कि जिस पर आईएसपीआर ने भी अपनी जो है वो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि हम भी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल किसी और केस के हवाले से ऐसे पाकिस्तान के जो इस तरह के केसेस रहे हैं, मसलन हम आज भी 55 वाला केस नहीं भूले, जस्टिस मुनीर का लॉ ऑफ नेसेसिटी का जो थ्योरी आई थी और जिसने गंद डाला पूरे मुल्क की जुडिशल पॉलिटिकल जुडिशल हिस्ट्री में, वो आज तक याद है। इसी तरह से एक केस कहते तो हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ कभी फैसला नहीं आया, 2000 वाला फैसला आया था जफर अली शाह केस। और वो केस इसलिए भी गिना जाता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस केस में शामिल थे, जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ भी उठाया और फिर जनरल मुशर्रफ को 3 साल भी दिए, आइन में तरमीम करने का अख्तियार भी दिया। इसलिए ये फैसले याद रहते हैं, फैसले इंपॉर्टेंट होते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी गिला करती है कि 2 आर्ग्यूमेंट हुए, एक पहले में भी एतजाज एहसन हार गया, दूसरे में भी एतजाज एहसन हार गया, पहले में भी खालिद अनवर साहब जीत गए, दूसरे में भी खालिद अनवर साहब जीत गए। और वो केस क्या थे? एक केस में एतजाज एहसन लड़ रहे थे कि असेंबली बहाल की जाए, वो हार गए। दूसरे केस में एग्जैक्टली उल्टा लड़ रहे थे कि असेंबली बहाल ना की जाए, फिर भी वो हार गए। ये मार्च का महीना, अभी मार्च का महीना वैसे भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए मसला बनता रहा है। अप्रैल का, सॉरी, आज अप्रैल है, ये केस चला भी अप्रैल में, साल हो गया। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि ये केस की इम्प्लीकेशन क्या होगी, बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन होगी, बहुत बड़ी। मगर एक चीज है कि अगर आज पीएमएलएन जो है वो नवाज शरीफ जो है वो बच जाते हैं तो उस फिर पीएमएलएन के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अच्छा, ये शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ है। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आप पिटिशनर हैं इस केस में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज आपकी कोर्ट से इस फैसले के हवाले से? पूरी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह करप्शन का ताबूत निकलेगा, आवाम को फतेह होगी, चिटनी मिलेगी, जो फैसला होगा कबूल होगा। और उनके चेहरे बता रहे हैं कि ये हारने जा रहे हैं, और हमारा इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि कौम और अवाम जीतेगी इंशाअल्लाह। शेख साहब ये फरमाइए, शौकत पराचा बोल रहा हूँ, आपका केस बड़ा सादा है, 62-63 का सारा केस इसी पे डिपेंड कर रहा है, जो आपका आर्गुमेंट था, उस हवाले से क्या बताएंगे हमें? देखिए जी, मेरा तो शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट SSS केस है। 21 आदमियों को इन्होंने निकाला है, 22वें या 21 को वापस लाओ, या नवाज शरीफ का खाना उधर डाल के 22वें पूरे करो। क्योंकि वो उनके कम जुर्म है नवाज शरीफ से ज्यादा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने असासे नहीं गलत छपाए, उन्होंने गलत तकरीरें नहीं की, छोटे छोटे कसूरों पे हमने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये सादक और अमीन नहीं है। ये तो प्रूफ सादक और अमीन नहीं है, इसलिए इनको फारिग होना चाहिए और इंशाल्लाह फारिग होगा। और अगर शेख साहब फैसला इसके खिलाफ आता है, यानी अगर नहीं फारिग होते तो क्या होगा? फिर भी हम यही हैं जी, हमने कौन सा, ये हमारे तो कोई बार फ्लैट नहीं है, उधर चले जाना है। आप तो शेख साहब अभी कह भी रहे थे 3 दिन पहले कि फिर इसी तनख्वाह पे काम चलता रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगी अगर मियां साहब के हक में फैसला आता है? आप स्ट्रेटेजी तो होगी ना शेख साहब? अवाम में हम जीत चुके हैं, लड़ाई अवाम की है, अवाम ने मान लिया कि हमारा फैसला दुरुस्त है, कतरी खत गलत है, फ्लैट नवाज शरीफ के हैं, कतरी के नहीं है। बच्चा ये कह रहा है कि हुदैबिया पेपर मिल की इन्होंने क्यों अपील नहीं की। आम आदमियों को फहम है, और ये सारी फहम आपने मीडिया ने दी है, और ये जीत के भी हारेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता हम हार गए फिर भी हमने लोगों में अपनी। अच्छा शेख साहब, एक चीज में आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं कारकुन, पीएमएलएन ने ऐसी कॉल्स दी हैं लाहौर के अंदर, और पीटीआई की तरफ से भी है, मगर पीएमएलएन की जरा ज्यादा बात हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये जो अपने कारकुन, हमने अभी इंतजामिया को खत लिखा है कि ये 3 बजे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनको वही लीड कर रहा है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे सरदार नसीम ने हमला किया था। और अगर यहाँ कोई मसला खराब हुआ, हमें तो जो फैसला हुआ हमें कबूल होगा। अगर किसी ने हैंकी शैंकी की
तो हम केस नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज करेंगे, किराए के किसी आदमी के खिलाफ केस नहीं दर्ज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप शेख रशीद साहब हमारे साथ थे। अच्छा, अब क्योंकि आने और फिर मेरा ख्याल है हेडलाइंस के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। मुनीज़े, ये शेख साहब ने जो बात की है कि इसमें लीगल पॉइंट भी था। अब उन्होंने कहा कि फिर बाकी जो लोग हैं, जो 20-21 लोग जो है वो नाअहल हुए, मगर अटॉर्नी जनरल ने यह जरूर कहा था कि इस केस के अंदर वजीर आजम को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान देखा जाए। डू यू थिंक अदालत के सामने यह मामला भी होगा? ये चीज कहीं ना कहीं पर जो इस केस में प्ले आउट करेगी कि ये वजीर आजम का केस है, किसी एमएनए का केस है। जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं हमारे जजेस ने, उन्होंने कहा है कि ये वजीर आजम का केस है, मगर मोर इम्पोर्टेंटली मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का केस है। और अगर वजीर आजम के पास इख्तियारात हैं तो वो हैं एमएनए के तौर के ऊपर, और उनको अगर किसी किस्म की प्रिविलेजेस हासिल हैं, आर्टिकल 66 के जरिए उनको प्रिविलेज हासिल है कि वो बात जो भी अपनी फ्लोर के ऊपर करें। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, एक तरीके से इस्तिस्ना हासिल है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो इसको देखेंगी वजीर आजम की जात तक, हमारा मीडिया भी इसको जात तक देखेगा, मगर अगर इसके दूररस नताइज हम देखेंगे या असरात देखेंगे इस जजमेंट के, तो दैट विल बी इन द डिटेल। और डिटेल ये होगी कि इंस्टीट्यूशंस की, जिस तरह मैंने कहा, हद कहां शुरू होती है, कहां खत्म होती है। पहली दफा इसके ऊपर बातचीत होगी, ये तायुन किया जाएगा और ऐसे जजेस इस पे बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब बात भी ये हो रही है कि बड़े कम जजेस ऐसे रह गए जो एकेडमिकली इतने साउंड हैं, जो इस बेंच के ऊपर हैं। जब ये इसके ऊपर वे इन करेंगे कि जी कहां शुरू होती है, कहां खत्म होती है, तो उसके बाद आपका जितने भी केसेस आएंगे, प्रेसिडेंट सेट हो चुका होगा इस जजमेंट के जरिए। राइट, अभी ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे मौका बाद में मिलेगा। आसपा को मेरे ख्याल है भरपूर मौका मिलना चाहिए इस ब्रेक के बाद जो है वो हम तीनों मेरे ख्याल है कमिटमेंट कर लेते हैं आसपा से कि आसपा को जो है भरपूर मौका देंगे इस ब्रेक के बाद। बहरहाल ये बड़ा फैसला आज आने वाला है और इस केस की जो सियासी असरात होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। अब बहुत सारी चीजों के हवाले से, क्योंकि अदालत को फैसला करना है, अब कुछ घंटे बाकी बचे हैं, तकरीबन जो है वो 10 बजने वाले हैं, 2 बजे जो है फैसला आना है, तो 4 घंटे तकरीबन अभी हैं जब ये कोर्ट रूम नंबर 1 में ये 5 रुकनी बेंच बैठेगा, ये फैसला सुनाएगा और वो जो फैसला होगा वो हो सकता है दोनों पार्टियों में से किसी एक के सियासी मुस्तकबिल का भी फैसला हो। ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस होगी, हेडलाइंस के बाद फिर वापस आते हैं। हेडलाइंस आपने देखी और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि पनामा केस का फैसला आज दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा के बाहर क्या सूरत हाल है ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज यासिर नजर से। जी यासिर, क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात की बात करें तो मजमूई तौर पर जो रेड जोन का इलाका है, यहाँ पर तकरीबन 1500 के करीब जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। जो आता है अदालत है सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर और बाहर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 500 के एहलकार पुलिस के और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके एहलकार तैनात किए गए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा है, अदालत नंबर 1 है, जहाँ से ये फैसला सुनाया जाना है, तो वहाँ पर जो मीडिया और जो दीगर इदारे हैं ख़ास तौर पे उनको खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं जिसके ज़रिए वो वहाँ एंटर हो सकते हैं। अब तक मजमूई जो केसेस हैं उनकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है, लेकिन 1 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि तमाम जो केसेस हैं मामूल के वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनको मुलतवी कर दिए जाएंगे और सिर्फ पनामा जो केस है उसकी तरफ फोकस होगा। लेकिन अब मजमूई तौर पर जो रेड जोन का इलाका है, यहाँ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जमातें और सारी कौम की तरह यहाँ पर भी जितने लोग मौजूद हैं इनकी नज़रें भी यही हैं कि कब पनामा केस का फैसला आता है। अभी तक सियासी जो शख्सियात की बात करें तो उनको पासेस तो जारी किए गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ चंद एक वकला जो हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोई भी बड़ी सियासी शख्सियत अभी तक यहाँ नहीं पहुँची, क्योंकि 2 बजे का वक्त है। अब बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर जो सियासी काबरीन हैं पहले जो समातों के दरमियान यहाँ मौजूद होते थे आज भी यहाँ आएंगे और पनामा जैसा जो फैसला है इसको सुनने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप इस्लामाबाद से हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन की जानिब। देखते रहिए आज न्यूज। जीतेगा, जीतेगा, किसका टेस्ट जीतेगा? अब ये ट्राई करो।
पर ये है सीक्रेट, जब बच्चे मांगे फ्लेवर ऑफ फन, टैंग का टेस्ट बीट्स एवरीवन, क्योंकि टैंग है तो टेस्ट है। आज आप सबकी दावत मेरी तरफ से मटन कौरमा, और साथ ही धुलेंगे ये सारे बर्तन लेमन मैक्स लिक्विड इजी पैक से। 30 रुपए में मैक्स लिक्विड, और ये चिकनाई? इजी पैक के हर ड्रॉप में है 3 गुना ज्यादा ताकत, जो बार के मुकाबले में ज्यादा काम दिखाए, यानी चिकनाई काटना बिल्कुल इजी। और इजी पैक ने धो डाली पूरी 1300 प्लेटें, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। लेमन मैक्स लिक्विड इजी पैक। स्टैंड बाय प्लीज। हम चाहेंगे कोर्ट से कि फैसला वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। वो वजीर आजम जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए, इफ और बट्स का नहीं आना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आज टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। जाहिर है आज एक बड़ा फैसला आना है और पूरे मुल्क को अफेक्ट करेगा, बल्कि स्टॉक मार्केट्स और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज हैं इक्वली वो सियासत के साथ अफेक्ट होगी। हम इसी हवाले से अपनी बातचीत का दोबारा आगाज करते हैं, लेकिन यहाँ बता दूं कि हमें एक तजज़िया निगार बहुत फेमस रऊफ हसन साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। पहले हम तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे, आपने सुबह सुबह वक्त दिया। आपसे बात करूंगा, ये तलाल चौधरी साहब जाहिर है इंस्ट्रक्शन ले के बात करते हैं, बाकायदा तौर पर जो मीडिया है वो कोऑर्डिनेशन होती है पार्टी की। अभी रहमान साहब कह रहे थे कि आप कह रही थी या मैं कह रहा था, जो बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बिटवीन आ जाएगा। जिनके खिलाफ केस है वो तो वाज़े फैसला मांग रहे हैं कि जी कोई ग्रे एरिया नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला आना चाहिए। ये दोनों चाह रहे हैं, यानी ये भी चाह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में ना हो, बल्कि बिल्कुल साफ ये ब्लैक एंड व्हाइट हो, ग्रे ना हो। और दूसरी तरफ भी ये लोग कह रहे हैं कि इफ्स एंड बट्स के साथ आएगा तो फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी दोनों तरफ से। मेरा ख्याल है PMLN भी चाहती है, जल्दी से जल्दी चाहती थी कि आए फैसला, जो कि आज आ रहा है। और PTI इसके डिले के फेवर में थी। हमने जितने भी ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात की, PTI ये चाहती थी कि लेट आए ताकि वो इलेक्शन तक इसको खेल सके। तो एक बात तो तय है कि इलेक्शन 2018 पे आने के लिए सारे के सारे मुत्तफिक है। सो फैसला जो है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नाअहल हैं तो फिर तो PTI जो है वो अपना विन विन सिचुएशन में है। और अगर ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर तो नाअहल नहीं है लेकिन उनके बच्चों के खिलाफ फैसला आ जाए, बॉटम लाइन ये ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम है या नहीं है। रऊफ हसन साहब, आपने चूंकि अभी ज्वाइन किया है, वो कंटिन्यूएशन हो रही थी, आज फैसला आ रहा है, बड़ा फैसला आ रहा है। आप क्रिटिक रहे हैं जो इनएफिशिएंसी है हमारी हुकूमतों की, हमारे इदारों की, ये जो प्रोसेस चला इसको कैसे सम अप करेंगे? आज जाहिर है बड़ा फैसला आना है। देखिए, अच्छा तो आंसर इसमें यह है कि अगर कोई ठीक फैसला आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ठीक को कैसे डिफाइन करेंगे? यही तो कंटेंशन है सारी के। आपकी नजर में क्या ठीक है, मेरी नजर में क्या ठीक है, PTI की नजर में क्या ठीक है, मुस्लिम लीग की नजर में क्या ठीक है? देखिए, 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको कि कोर्ट को एड्रेस करना पड़ेगा। पहला कंपोनेंट जो है इसका वो है लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का। कोर्ट कोई डायरेक्ट इंजंक्शन देती है या नहीं, मैं उसके बारे में तो स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनको डेफिनेटली या कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके या अपने किसी इंस्टीट्यूशन को लाइक FIA उनको इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं वो कि जी मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्यूजेशन है उसको आप इन्वेस्टिगेट करें एंड रिपोर्ट बैक टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ द फैसला जो कि कोर्ट को एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा है आपका प्राइम मिनिस्टर साहब का झूठ बोलना। उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, 3 स्पीचेस मौजूद है, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर स्पीच है, उसके अलावा 2 एड्रेसेस टू द नेशन मौजूद है। अब ये कोर्ट इसके बारे में एक ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि बादिउल नजर में ये चीज सामने आई है, यानी आर्टिकल 62, 63 और उसको भी रेफर किया जा सकता है टू द इलेक्शन कमीशन 62, 63, और उसको भी रेफर किया जा सकता है टू फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और तीसरी जो है वो जो एस्पेक्ट आता है उसमें इन सब को देखने के बाद जो असल में इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो है कोर्ट की अपनी स्टेटमेंट जो उसमें वो कमेंट्स देती है।
कितने वो एडवर्स कमेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ तो वो करना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोर्ट कोई डायरेक्ट जजमेंट देगी कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एलिजिबल नहीं रहे या ये है या वो है। उसको उन्होंने मेरे ख्याल जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है स्टेट के उनको इस्तेमाल करके आगे ले जाना चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें कोर्ट के अपने कमेंट्स क्या हैं, कितने एडवर्सरियल कमेंट्स आते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ये केस आगे चले। देखिए, अब सियासी जमातों की ख्वाहिशात के ऊपर तो जजमेंट नहीं आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ख्वाहिशात पे जजमेंट ना आए। वो ब्लैक एंड व्हाइट जजमेंट चाहते हैं, मगर इस बात का तायुन कर ले कि इस कोर्ट की नहीं, अदालत अगर ये कहती है कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट यू आर कन्विक्टेड, वो तो बड़ी क्लियर जजमेंट हो सकती है, वो बिल्कुल क्लियर। सियासी मामला नहीं, अदालत के सामने कानूनी मामला है। मैं आप आधा सेकंड भी दे देना तो हाँ, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस बात का तायुन करना पड़ेगा कि कोर्ट के सामने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है। आप याद रखें कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, इन्होंने 184(3) के तहत इस कोर्ट इसको लिया था। अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करना है तो फिर सेशन कोर्ट के पास ये केस वापस जाना होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज अब आधा सेकंड मुझे भी सिर्फ एक जगह पे वो प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर सकते हैं, वो है 62(1)(f), जिसके तहत एक जजमेंट जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। अब अगर मुझे बात करने दें, ये गिलानी साहब वाला मामला था। गिलानी साहब भी आपको पता है, कोर्ट ने जब उनकी कन्विक्शन की थी तो वो फौरी तौर पर ये नहीं था कि गिलानी साहब ने वहीं से बस्ता पैक किया और वो जो वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा और चले गए। उसके बाद उनका रेफरेंस किया था, इट्स ए प्रोसेस जो उसके बाद भी हुआ था, मगर उस पर भी एतजाज एहसन ने उस वक्त अपील नहीं की थी। एतजाज एहसन उस वक्त अपील कर सकते थे गिलानी साहब की कन्विक्शन पे, मगर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि वो अपील जो है वो नहीं करने जा रहे। दूसरी चीज, लेकिन अपील पड़ी है ना, अपील की गई थी, अपील की गई। गिलानी साहब के केस पे अपील नहीं की गई। अरे पड़ी है, उन्होंने भेजी है अपील। अच्छा, गिलानी साहब ने रिव्यू के लिए भेजी है उस वक्त जब जस्टिस तसद्दुक हुसैन पड़ी है, वो पेंडिंग है। जैसे भुट्टो का केस रीओपन करने का रेफरेंस पड़ा है सरदखानी में। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो ये कि अदालत के सामने ये मामला जो है ना, हम भूल जाते हैं, ये तलाल चौधरी साहब और ये बाकी सब लोग, इसी तरह फवाद चौधरी और जो बाकी लोग भी बाहर आके बयान देते रहे। अदालत के सामने मामला जो है ये खालिस्तान एक कानूनी मामला है। अगर ये फैसला ब्लैक एंड व्हाइट में मांग रहे हैं तो ये सबूत भी ब्लैक एंड व्हाइट में देते ना, जो कि दोनों तरफ से ले लीजिए, दोनों तरफ से हवाई किले तामीर किए जाते रहे और उन पर जो है वो फैसला मांग रहे हैं। इस वक्त आगा बेहश्ती हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर इल्म फिल्कियात हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत? बहुत शुक्रिया। आपने एक पहले प्रेडिक्शन की, आपने कहा कि जुमेरात को फैसला आएगा, आज वाकई फैसला आ रहा है, वो तो सच साबित हुई। अब फैसला आ क्या रहा है ये भी बता दें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बस बाहर क्या ये कि अब तो हमें बात करने में और भी थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि अभी इल्म आदात या इल्म फल्कियात या इल्म नजूम का कानून होता है कि अगर डेट ऑफ बर्थ किसी का हो तो हम इजी तरीके से और फैसला कर सकते हैं। क्योंकि अब ये फैसला थोड़ा सा हमें और आसान हो गया है, क्योंकि आज 2 बजे और 3 बजे के दरमियान फैसला होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो इल्म है, इल्म गैब खुदा की जात ही जानती है, मगर उस इल्म के अंदर रहते हुए जिस तरह महकमे मौसमियात वाले रहते हैं, उसी तरह उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के लिए आज के दिन उसकी वजारत उज़्मा के लिए कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा? अलबत्ता आज के दिन से क्या मतलब, यानी वजारत उज़्मा में तो साल बाकी है, क्या आज का दिन बच जाएगा और फिर आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स होंगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन फैसले में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है मुझे कि जिससे उसकी वजारत उज़्मा जो है वो चली जाएगी। अलबत्ता जब फैसला उनके बच्चों की तरफ देखता हूँ तो बहुत ही इंतहाई मुश्किलात इस वक्त 7वें घर पर ताल्लुक है और मरीज के 8वें घर से है। इस वक्त जो जवाल की कैफियत है उनके बच्चों के ऊपर नजर आता है, जिसकी वजह से उस फैसले बच्चों के फैसले की वजह से इसके घर के ऊपर भी 2 अदद का मरीज का 5वां घर इसमें दाखिल हो चुका है। तो जिसकी बुनियाद पर अगर 2 बजे के टाइम देखें तो सूरज के 4 घर हैं। 4 घर के हिसाब की मुताबिकत से जवाल की कैफियत अगले 6 महीने तक मुश्किलात के साथ आगे बढ़ेगा।
और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये या तो कोई कमीशन बनेगा या ये जो है वो इलेक्शन कमीशन तक चले जाएगा। बहुत शुक्रिया आगा बहश्ती साहब, आपने वक्त दिया। ये मगर जो सियासी उन्होंने आपको बता दिया, अब हमारे से क्या जो सितारे यहाँ बैठे हैं ये सितारे ये सितारे नाजरीन जो सितारे यहाँ अब आपने वैसे ही पता करा लिया। अब उनसे ये सितारे मेरा ख्याल वो नहीं कह रहे जो वो सितारा कह रहा है। इलेक्शन कौन जीतेगा उनसे जो उन्होंने 6 महीने कहे, 6 महीने जो कहे, 6 महीने तो हैं ही गर्मियों में तो 6 महीने में अक्टूबर तक यानी अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने बनते हैं। बात जो की गई कि आज मियां साहब के खिलाफ कुछ नहीं होगा, प्रे तो फिर पिटिशनर्स का यही था ना कि मियां साहब को नाअहल किया जाए। वो दूसरी सूरत बेहतरीन एक था, जैसे तलाल चौधरी कह रहे थे कि ब्लैक एंड व्हाइट में आए, हम भी तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही मांग रहे हैं ना फैसला। देखिए कल जो मैं इरफान कादिर साहब से यही सवाल किया था तो उन्होंने कहा अगर ये कोई फैसला ऐसा आता है जिसपे वो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि जी आप 62-3 पे पूरे नहीं उतरते, अमीन नहीं रहे, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना फैसला। सुने, हाँ। वो उस वक्त नाअहल नहीं होंगे। एग्जैक्टली वो मामला जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर इलेक्शन कमीशन नहीं, स्पीकर उसको भिजवाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो गिलानी साहब के टाइम पे जो फॉलो हुआ था, और फिर ये पिटीशन रिव्यू में भी जाएगी और ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, आप सब कह रहे हैं कि फैसला जैसे गिलानी साहब वाला प्रोसेस था, ये फैसला बहुत बड़ा होगा। सुनिए वो खाली बाकी जो बनता है वो एक प्रोसीजरल कार्रवाई होती है, फैसला तो आ जाता है। गिलानी साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था जी, आप प्लीज इस बात का गिलानी साहब का मामला मैटर ऑफ फैक्ट था, गिलानी साहब का मामला ये था। बात तो पूरी सुन लेना, मेरी भी पूरी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। देखिए जो कहा जाता है कि गिलानी साहब का फैसला आया और फिर आगे हुआ, फैसला वही था टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, उन्होंने कन्विक्शन कर दी, बाकी टोटल प्रोसीजर था कि आपने इस रूट के थ्रू होके जाना, जो भी केस हो, ये झूठ बोलने का केस है। नहीं तो ये तायुब करना तो पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं मुझे अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर आप पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सच क्या है। जजमेंट तो आ गई ना, अगर ये कोर्ट एस्टेब्लिश करती है कि झूठ बोला गया, यही जजमेंट है ना, यही तो नहीं मगर फिर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि सच क्या है। 40 सेकंड आपको यही मुश्किल है, बिल्कुल सही है, कि आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सच क्या है, और ये ही मुश्किल है, यही दुरुस्त है, यही फैसला भी यही है। पीटीआई ने आपको वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए जिसके तहत आप एस्टेब्लिश कर सकें कि सच क्या है झूठ क्या है। दिस इज द मेन। 1 सेकंड में 30 सेकंड बल्कि सिर्फ इतनी सी बात कि इस मामले के अंदर प्रेसिडेंट्स मौजूद है, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया जाता है तो ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी है जैसे गिलानी साहब का था, लेकिन देयर एंड देन प्राइम मिनिस्टर नाअहल नहीं होंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि आप जाएंगे उधर और वहां से आगे जाएंगे और वो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, और स्पीकर की ये प्रेरोगेटिव है अयाज सादिक साहब की कि वो भेजेगा, किल कर दे। आपकी तरफ आऊंगा, एक एकेडमिक है कि ये इसको अपील में जाते हैं कि नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त डिसाइड कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। देखिए अपील में जाने से मनीजे, अपील में जाने का मतलब ये है कि एक दफा जब जजमेंट आ गई फिर आप खत्म हो गए, अपील तो फिर रिव्यू नहीं, इधर अपील पर हुकूमतें वापस भी आई हैं। रऊफ हसन साहब, पार्लियामान पूरी है, मीन सियासी जमातें हैं, फंक्शनल सियासी जमातें हैं, सारा कुछ उठा के कोर्ट के अंदर आ गया, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज, क्या सियासी जमातें, सियासी कायदीन अपने आप को उन्होंने रख दिया कोर्ट के सामने कि जो फैसला करें आप करें बैठ के? कोर्ट के सामने इस हद तक तो जरूर रखती है कि जी कोर्ट अपनी लिमिटेशंस में ऑपरेट करके जो फैसला करेगी उसको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो लिमिटेशंस डिफाइन हो रही हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरी जो अपनी जाती राय है वो यही है कि जी कोर्ट डायरेक्टली कोई इंजंक्शन नहीं देगी उनको डिस्क्वालीफाई करने की, जो बात प्रॉपर प्रोसीजर्स है एज लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोर्ट एक एडवर्सेरियल कमेंट देती है, डिपेंडिंग ऑन कितना एडवर्सेरियल, अगर वो ये कहती है कि बादियों नजर में ये सामने आया है कि प्राइम मिनिस्टर ने आपके आने से पहले हम ये बात कर रहे थे, इलेक्शन धांधली के जुडिशियल कमीशन में कोई 40 के करीब पैराग्राफ्स थे जो इर्रेगुलरिटीज वगैरह की बात कर रहे थे, बट कंक्लूडिंग पैरा में आया था कि
इलेक्शन सही थे, कोई सिस्टमेटिक धांधली नहीं थी, दिस वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जनरल विल ऑफ द पीपल। तो जितने कमेंट्स दे दें, मैं तो उस जजमेंट वाले पैरे को देखिए, मैं अगर वो ये कहते हैं कि बादियो नजर में प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दिए जो आपस में टैली नहीं करती, तो ये फेटल होगा, ये फेटल होगा, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते वहां, ये एक जजमेंट के हिस्से के तौर के ऊपर पढ़ा जाएगा। और उसके बाद जो आपका जो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, उसके पास भी बहुत कम ऑप्शंस होंगी कि वो उसको आगे ना भेजे, वो नहीं भेजना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा। नंबर 2 लेट मी फिनिश प्लीज। दूसरी बात है कि इस किस्म के एडवर्सेरियल कमेंट के बाद देखिए मॉरल पोजीशनिंग क्या रह जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। और उसके साथ हम एक चीज और भूल रहे हैं कि यहाँ 2 और लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की टीम के बहुत क्रिटिकल मेंबर्स हैं। एक उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, जिनकी जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स के चक्कर में, जो कि तीसरा कंपोनेंट मैं मेंशन नहीं कर पाया, आप लोगों ने बात कर ली थी, जो तीसरा कंपोनेंट सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली डील करना पड़ेगा अलॉन्ग विद 62, 63 एंड मनी लॉन्ड्रिंग, वो है हुदैबिया पेपर मिल्स का, क्योंकि उन्होंने खुद सारे पेपर्स उसके मंगवाए हुए हैं। और ये भी कह सकती है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस जो है उसको रीओपन किया जाए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो नैब का चेयरमैन है उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दिया जा सकता है फॉर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ये एक बहुत क्लियर केस बनता है। अब इन तीनों केसेस को जब आप देखते हैं तो रूलिंग फैमिली के लिए इसके इमीडिएट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म असरात जो हैं वो वहां मौजूद हैं, और खासकर वो उनकी मॉरल पोजीशनिंग के ऊपर हैं। क्या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो क्लोज टीम है वो कंटिन्यू कर सकेगी और इफेक्टिवली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम वापस आएंगे तो जाहिर है जजमेंट आनी है, उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो तो जजमेंट आने के बाद हम उन पर बात करेंगे, लेकिन जो रन अप है उसी के हवाले से हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज टेलीविजन की स्पेशल ट्रांसमिशन है। जाहिर है आज पनामा केस का फैसला आना है, पाकिस्तान की तारीख का एक और बहुत बड़ा केस है और पूरी कौम उसकी तरफ देख रही है कि फैसला क्या आता है। इस फैसले के हवाले से जाहिर है हम यहाँ एंकर्स बैठे हैं आज टेलीविजन के, मुख्तलिफ लोगों के हम इंटरव्यूज भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे। नवाज लीग के 2-3 लोगों के साथ मैंने खुद इंटरव्यू किए और मैं डेलिबरेटली पूछता रहा कि जी आपकी तवक्कुआत क्या हैं, जरा सुने नवाज लीग के लीडर्स कहते क्या रहे इस फैसले के हवाले से। पोस्ट पनामा वर्डिक्ट में होगा क्या? पाकिस्तान के वजीर आजम आपके और मेरे वजीर आजम के खिलाफ फैसला नहीं आएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा इस चीज को मानने पे भी तैयार नहीं है, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, और यही मोर और लेस जितने लोगों से भी हमने बात की यही सामने आता था। आज फैसला आ रहा है, अगर ज़हन में पहले से फिक्सेशन है कि हमारे खिलाफ तो फैसला आ ही नहीं सकता, हम तो खिदमत करते रहें, और वो अपने तौर पे कह रहे हैं कि हम खिदमत करते रहें। कल भी सिंध के हवाले से मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि जिन्होंने अवाम की खिदमत नहीं की, अवाम का हक है उनसे पूछें। जब ये ज़हन में हो कि हमारे खिलाफ फैसला आ नहीं सकता, ये कोई खास वजह है या एक पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म है? मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म भी है, और ये जैसे आपने सुनवाया रात साद रफीक साहब मेरे शो पे आए, हमने उनको थोड़ी देर के लिए लिया, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वजीर आजम क्यों नाअहल होंगे, वजीर आजम के खिलाफ तो नाअहली बनती नहीं है, तो वो कैसे, इसका मतलब ये है। और फिर 2-3 दिन से मैंने रिपीटेडली सुना है PMLN के लोगों से कि अगर कोई आइन के दायरे में रहता हुआ फैसला आता है तो हम मानेंगे। तो उससे मुराद ये है कि अगर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर नायल नहीं होता, इम्यूनिटी की बात भी आती है, तो फिर जी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब नाजरीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बड़े खुश हैं। अभी तक तो फैसला आया नहीं है, क्या रीडिंग है आपकी फैसले के हवाले से? लेकिन मेरे से ज्यादा आप लोग जो बैठे हैं 4-5, आप बड़े फ्रेश हैं। हमारे तो दिन ही अब आए हैं ना, आज हम सब लोग, हमारे तो दिन ही अब आए हैं। आपकी फ्रेशनेस से मुझे लगता है कि कहीं आपकी तारें भी मिल गई हैं, नजूमी भी आपने बिठा ली है। और जब मुझे लग रहा है चंद साहब ट्रांसमिशन देख रहे थे। हाँ। मैं जब आप जैसे लोग नजूमी बिठा ले तो फिर समझे कुछ होने वाला है। हाँ। और मैंने जो बताया वो सुन लेना। नजूमी तो कह रहा था कि जी वो मियां साहब के बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मियां साहब के लिए नहीं हो सकती। बुनियादी जो प्रे था कोर्ट के सामने वो ये था कि वजीर आजम को नाअहल किया जाए। का नुक्ता नजर आज क्या है?
देखें राजा साहब, जहाँ तक तल्लक है, ये रात को भी हमारी पार्टी मीटिंग थी, तो ये बड़ी डिस्कशन हुई कि ये केस जो है ये कोई लीगैलिटी नहीं है, ये पब्लिक का केस है, ये पब्लिक का केस बन गया है। और पब्लिक का केस इस हवाले से बना है कि जब आप पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दें, जब आप जमहूरियत के अंदर रहते हुए पार्लिमानी निजाम है, आप कमेटी सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दें, आप जवाबदेह ना हो, आप सिर्फ जमहूरियत को एंजॉय करने के लिए, कानून को एंजॉय करने के लिए, आइन को अपनी एंजॉयमेंट के, अपनी फैमिली के एंजॉयमेंट के आइन का को सहारा लें, और जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो वहां आप किसी ना सेनेट के सामने जवाब दे, ना किसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जवाब दे, ना कौमी असेंबली के सामने जवाब दे, तो फिर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब लोग, सच्ची बात है कि लोग अशराफिया के, स्टेटस को के और इस ऐसे तबके के जिसने बड़ी मुद्दतों से सिर्फ अवाम को चूसा है, लोग खिलाफ है इनके। अच्छा चंद साहब, लोग ये कहते हैं कि इनको जी आज टीवी पर भेजे या सुप्रीम कोर्ट वाले भेजे या इनको कोई और चैनल ही भेज रहे, लोग चाहते हैं कि ये चले जाएं। लोगों को इस पे कोई नहीं है कि क्या आइन कहता है, क्या कानून कहता है। लोगों अच्छा को चंद साहब, एक सेकंड, मुझे बड़ा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। चंद साहब, आपने ये कहा ना कल जो इलेक्शन हुआ है, लीड की पीएमएलएन बात करिए कि जी हमने 20,000 की लीड ली है जबकि पहले 9,000 की थी। ये जो पीपल्स पार्टी अलग हुई इस अलायंस से, इसका नुकसान हुआ है पीटीआई को कल जो उनका कैंडिडेट हारा है तलागंग के? देखिए बिल्कुल नुकसान हुआ है। और दूसरा ये जो इलेक्शन होता है आसमा, ये पावर पॉलिटिक्स का होता है। डीपीओ, डीसीओ और पावर पॉलिटिक्स, जहाँ पटवारी, एसएचओ जिस तरफ हो, देहात का जो चौधरी होता है, जो नंबरदार, जो रैलदार होता है या नाजम होता है, जिसने सिस्टम को कैमोफ्लेज किया हुआ है नीचे, जिसको प्रोटोकॉल मिलता है थाने में वोट, उसने बिल्कुल उसका पोलिंग स्टेशन पे कब्जा होता है। ये इलेक्शन, ये धांधली है जो हो रही है और कई सालों से हो रही है, क्योंकि कभी भी इंतजामिया फेयर नहीं हुई। सिर्फ इलेक्शन कमीशन में इतनी जान नहीं होती कि वो इंतजामिया को। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई आपको नहीं लग रहा कि आगे जाके इस हल्के को, मैंने इसलिए कहा कि अगले इलेक्शन की से पहले का एक अहम केस है, तो आगे जाके पीटीआई और पीपल्स पार्टी अलग नहीं, इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर इकट्ठे हुए तो क्या हो सकता है? क्योंकि लग नहीं रहा। मैं तो जो देख रहा हूँ ना जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगला इलेक्शन पर्सनैलिटीज का और कैरेक्टर का इलेक्शन होगा, और जो करप्ट लोग होंगे, खास किसी भी पार्टी से होंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? चंद साहब ये बताइए कि मुस्लिम लीग नवाज एज अ पार्टी, आज उन्होंने स्पेशली लाहौर में अपने वर्कर्स को बुलाया हुआ है, 2 बजे फैसला आना है। ये आज वर्कर्स को बुलाना, पता नहीं वो जश्न मनाएंगे या एहतजाज करेंगे। एज अ पॉलिटिकल फिगर जो आप ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं, आपको कैसा लगता है वर्कर्स को बुलाना फैसले वाले दिन? राजा साहब, आप बड़े भोले हैं। यही मुस्लिम लीग नवाज वही है, जब कलसूम नवाज की गाड़ी को क्रेन ने उठाया तो ये कदम बढ़ाओ वाले कहाँ थे? फिर जब काफ लीग बनी तो ये कदम बढ़ाओ वाले कहाँ थे? फिर जब मुशर्रफ के दौर में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ 2001 में, तो पीपल्स पार्टी ने तो हर सीट पे इलेक्शन लड़ा था। आपको याद है, हमने तो इलेक्शन जीता भी, तो नून लीग को कैंडिडेट ही कोई नहीं मिलता था उस वक्त ये कदम बढ़ाओ वाले कहाँ थे? सही बात। ये प्राइस बार्ड वाले तो अपनी कोई कर्नल से डील करके, कोई किसी मेजर के जरिए, किसी इस लेवल पे, कोई सुपरस्टार के जरिए, ये अपने आप को बचाने के चक्रों में पड़े हुए थे। और अच्छा, अब भी आखिरी सवाल पूछूं। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, मुनीज़े जहांगीर बात कर रही हूँ, ये बताइए। मैंने सूबेदार मेजर का नाम लिया, मुनीज़े जरूर सवाल करेगी। अच्छा चंद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि धरने और जलसों की बात हो रही है, और आप लोग भी बिजली के बहरान के खिलाफ धरने जलसों की बात कर रहे हैं। अगर एक बहरान पैदा होता है इस जजमेंट के नतीजे में, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं या क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे मिलके धरने या जलसे कर सकती है? कोई ऐसी बात आप लोगों के दरमियान हो रही है? तो क्या पीपल्स पार्टी तो जरूर लोड शेडिंग का इशू हो, या उनको कमजोर करने का इशू हो, या इदारों के फैसले ना मानने का इशू हो, या जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी हो। ये मैं चौथी बात कर रहा हूँ। ये फैसला उल्टा होने की सूरत में मैं चौथी बात इसलिए कर रहा हूँ, या जुडिशियल सिस्टम के फेलियर की सूरत में
पीपल्स पार्टी हर सूरत में मैं समझाऊं एहतजाज की सियासत अब करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमात ही मुजामत की है, पीपल्स पार्टी मफामत की जमात नहीं है। जहां तक इस स्टेटस को के खिलाफ, इस शराफत के खिलाफ या उन तबकों के खिलाफ जिन्होंने बलूचिस्तान से लेकर रायविंड तक हर इदारे को चूसा है और अब भी चूस रहे हैं, सामने मीडिया। तो सवाल ये था कि आप एहतजाज का सवाल नहीं था, एहतजाज तो आप करेंगे, मगर क्या आप लोग मिल के एहतजाज कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये सवाल आप पीटीआई के लोगों से करें। पीपल्स पार्टी तो अलायंसेस की सियासत पे बिलीव करती है। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। अच्छा, असल सोच रहे मेरा सबसे सवाल है, क्योंकि डॉन लीक्स का भी आज अखबारों में तो खबरें लग गई हैं कि तारिक फातमी साहब की कुर्बानी हो रही है, तो असल नजूमी क्या सोच रहे हैं, ये एक आपसे मेरा सवाल। मैं रहमान अजहर की तरफ डाइवर्ट कर देता हूं। रहमान की तरफ का जवाब। ये बात इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में ये बात कही जाती रही कि पनामा केस का जो फैसला है वो पहले आना है, उसके बाद जो है वो डॉन लीक्स का जो है वो फैसला आना है, और डॉन लीक्स का फैसला जो है वो इसमें हेड्स विल रोल, इसमें कोई ना कोई जो है वो जाएगा। अब वो तारिक फातमी साहब जाते हैं या कोई और जाता है ये अभी पता चलेगा, मगर आप लोग सारी डिस्कशन में मेरा ख्याल है कानून से हटके, आज क्योंकि कानूनी फैसला आना है तो मैं चाह रहा था कि कानून पे बात करें, आप लोग सियासत पे बात करें। जो है ना वो एक चीज जो कि कानून का तालिब इल्म होने के नाते जो मेरी अपनी है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में सोच रहे हैं, हम सिर्फ सामने दो सिनेरियो रख रहे हैं, या नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी या इमरान खान केस जीत जाएगा। ये क्योंकि पेचीदा मामला है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वही बात हो रही है ना, इट्स अ वेरी लॉन्ग केस। एक मिनट अगर दीजिएगा, मैंने सबकी बात सुनी है। अगर दरमियान में, क्योंकि इसमें 7-8 मैटर्स हैं इस केस के अंदर जो कि सामने आएंगे, उसके ऊपर जब आप सिनेरियोज अगर मिलाएंगे तो उसके अंदर देर आर hundreds of scenarios जिस पर जो है वो आज जो फैसला बात सीधी है, तो आप बात को रूल आउट मत करें। रहमान अदर साहब, बात सीधी मेरा सवाल वही रह गया। 126 दिन ये चलता रहा, उस पे सिर्फ यही था कि वजीर आजम को हटाया जाए। आज भी बुनियादी नुक्ता यही है कि वजीर आजम हट रहे हैं या नहीं है। रऊफ हसन साहब, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये इस्लामाबाद में था कि डॉन लीक और ये पनामा लीक का इकट्ठा ही फैसला आएगा। अगर इस तरह से टाइमिंग नेगोशिएट हो सकती है तो बाकी फिर उस कंटेंट भी तो नेगोशिएट हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कंटेंट नेगोशिएट हो सकता है, क्योंकि लेकिन हम एनालाइज कर रहे हैं इस चीज के बावजूद कि अगर इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट आप करें तो जुडिशरी का जो कंडक्ट रहा है इन द लास्ट 70 इयर्स वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। जो नदीम अफजल चंद कह रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जो नदीम अफजल चंद कह रहे थे, ये आर्किटेक्ट्स हैं, और आज भी मेरा ख्याल टिल रीसेंट पास्ट में अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो खासी विजिबल रही है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉन लीक्स का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? उसके बहुत से मुहरकात हो सकते हैं, गवर्नमेंट को फेवर करने के कॉन्टेक्स्ट में भी और उनके खिलाफ जाने के कॉन्टेक्स्ट में भी। ऑब्वियसली इसमें हेड्स रोल करेंगे जैसे कि रहमान साहब ने कहा है, लेकिन ये तारिक फातमी साहब तक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जितना मेरी अपनी जाती इंफॉर्मेशन ये है कि ये फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ये सारा कुछ हुआ है। रशीद साहब भी और तारिक फातमी साहब को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, वो कभी अप्रूवल्स और गाइडेंस के बगैर इस किस्म का स्टेप नहीं लेंगे। बहुत सारे और लोग जो हैं, अब क्या इसके जरिए कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी, इसका जो है ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, आप ठीक हैं? आई होप आप भी उसी तरह इंतजार कर रहे हैं जैसे हम इंतजार कर रहे हैं। आपने एक दिन बात की थी मेरे अपने प्रोग्राम में कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। आज भी इधर यही बात हो रही है कि ट्रायल कोर्ट नहीं है। अगर ये ट्रायल कोर्ट नहीं है तो फिर तो ज्यूरिस्डिक्शन की बात भी चैलेंज की जाती रही इसी बेंच के सामने। नहीं, ज्यूरिस्डिक्शन का तो कोई इशू ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ यह है कि आर्टिकल 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा में एक ऑर्डर पास करना है, और उस ऑर्डर का जो क्रक्स है वो ये होगा कि बाकी जो अदारे हैं वो कानून की पासदारी करें। और इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स पिछली हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, और अब मुश्किल यही पेश आ रही है कि अगर लेकिन वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना इरफान कादिर साहब, अब तो नवाज लीग की हुकूमत नहीं थी। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि अब हुकूमत मुख्तलिफ है, लेकिन
जुडिशल प्रेसिडेंट्स चूंकि मौजूद है, लिहाजा जज साहिबान जो है जब वो फैसला देते हैं तो आइन को देखते हैं, कानून को देखते हैं और अपने प्रेसिडेंट्स को, जुडिशल प्रेसिडेंट्स को देखते हैं। अब उन प्रेसिडेंट से एकदम हट जाएं या इनराफ करें तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो फिर सारी नजरें जाएंगी और इस वक्त इसी वजह से जज साहिबान जो है ऑलरेडी बहुत तातुल का शिकार हो गया ये केस, और यही चीज जो है उनके लिए इस वक्त उनको गिरां गुजर रही है और फैसला। मैं इरफान कादिर साहब एक चीज जो आपसे जानना चाहता हूं, ये आपने प्रेसिडेंट्स की बात की, मगर 184 पे इस तरह के केसेस जहां पर जो है वो आप मनी ट्रेल या जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स का या ऐसा मामला जिसमें कोई इन्वेस्टिगेटिव मैटर्स हों, मैं मतलब मेरी नाकिस राय में मैंने कभी इससे पहले देखा नहीं कि 184 के हवाले से, तो ये अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन होगा क्या आपको लगता है आज? नहीं, अनप्रेसिडेंटेड नहीं होगा। एनआरओ केस में तकरीबन 8000 लोगों सुने हुए उनके खिलाफ फैसला दे दिया गया था और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली थी। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कौमी एहतसाब ब्यूरो को कि आप इसमें प्रोसीड करें और हम मॉनिटर करेंगे और आपकी एक एक मूवमेंट वॉच करेंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे हुई, आपने ये कैसे फैसला किया कि इसमें हमने इंक्वायरी करनी है कि नहीं करनी, आपने ये कैसे फैसला किया हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि नहीं करनी, आपने ये कैसे फैसला किया कि इसमें रेफरेंस फाइल होना है कि नहीं होना। ये तमाम चीजों की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट अब उस प्रेसिडेंट के साथ अपने हाथ में ले सकता है। वो कि एनआरओ केस में कोई जरूरत नहीं थी सारा कुछ करने की, क्योंकि उसमें कोई फेयर हासिल चीज हो नहीं सकी और वो सब लोग जो थे वो जो अक्सर ज्यादा केस जो थे उसपे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे वो तो वैसे ही खत्म हो गए। इरफान कादिर साहब ये बताइए कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि उसने अपील में जाना है तो इस केस के अंदर जो भी फैसला आता है क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपील में जा सकती है? जी, इसमें अपील लाए नहीं करती। आर्टिकल 184(3) में ये इतना जुल्म है कि अगर किसी के खिलाफ बगैर सुने हुए भी फैसला हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या उसमें वो कहते हैं ये अपील है ही नहीं, और जब अपील के लिए हुकूमत कोई कोशिश करती है तो वो कोर्ट्स में खलबली मच जाती है कि ये अपील क्यों प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इसमें एक रास्ता है रिव्यू का और एक और भी रास्ता है। वो रास्ता ये है कि जब आप रिव्यू फाइल करते हैं, हुकूमत जब रिव्यू फाइल करती है तो अगर हुकूमत श्योर है कि ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ये गैर कानूनी है या गैर आईनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में लिख के कह सकती है कि गो के हम आपका ऑर्डर फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं लेकिन हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी जो गलती है जो कानूनी सुकम रह गया आप उसको ठीक करें ताकि आपकी जागसाई न हो। इरफान कादिर साहब वक्त भी हमारा जा रहा है, यहाँ हम कोई 1.5 घंटा बहस करते रहे कि प्रे मांगा गया इन पिटीशन में नवाज शरीफ की नाअहली वजीर आजम को माजूल करना। अब क्या कोर्ट सिर्फ उसी प्रे के ऊपर ही फोकस करेगी या जैसे मुल्क में एक एटमॉस्फेयर है कि इन बिटवीन सा आएगा, सब खुश हो जाएंगे, कमीशन बन जाएगा? आप टेक्निकली आप क्या समझते हैं? जिमनी सवाल छोटा सा इरफान साहब, पहले मैं जवाब दे दूं इनको। इसी का सवाल है, बाय बुक फैसला क्या हो सकता है? बाय लॉ, सॉरी बाय लॉ क्या फैसला होता है? जी क्या हो सकता है? जी, उसमें होता ही है कि जो भी प्रेयर पार्टीज की होती हैं या जो भी प्लीडिंग्स होती हैं उस पे जो भी इश्यूज सामने आते हैं और उस पे फिर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फ्रेम होते हैं, वो प्रोसीजर उस तरीके से मेटिकुलसली इसमें फॉलो नहीं किया गया। लेकिन जैसे कि अभी इन्होंने मुझसे सवाल किया तो वो जो प्रेयर्स हैं वो बिल्कुल कोर्ट सामने रखेगा और या उनको ग्रांट करेगा या वो कहेगा कि नहीं हम नहीं ग्रांट करते। लेकिन ये कहना कि प्रेयर पे बात ही नहीं होगी वो गलत है। प्रेयर पे कोई ना कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब, नामवर लॉयर है नाजरीन और केस को भी मॉनिटर करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल वो कह रहे हैं कि फैसला देना पड़ेगा। नाजरीन जाहिर है फैसला आना है, अब हम क्या फैसला दें यहाँ कर बैठकर। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स आज आपके सामने रखे। 2 बजने में तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं। 3 घंटे के बाद पूरी कौम की तरह हम भी, जर्नलिस्ट, एंकर्स, मीडिया के लोग भी उसी तरह फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें इस वक्त इजाजत दीजिए। ओवर टू कराची।